गांव में दो बूढ़े पति पत्नी रहा करते थे, जिसका नाम महेश और सविता था। महेश अपने खेतों में बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया करता था और उसका एक बेटा भी था जिसका नाम था माधव। वह शहर में नौकरी किया करता था। वह रोज गांव से शहर में नौकरी करने के लिए जाया करता था। एक दिन सविता, उसकी माँ, उसे अपने पास बुला लेती है और उससे कहती है, अरे बेटा, तेरी अब उम्र हो चुकी है, तू अब शादी कर ले। अरे माँ, मुझे अभी सेटल हो जाने दो और मैं उसके बाद शादी कर लूँगा। अरे माधव बेटा, मैं अब बूढ़ी होती जा रही हूँ, मुझसे घर के काम नहीं होते हैं, तो अब शादी कर ले। ठीक है माँ, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम मेरे लिए एक लड़की ढूंढ लीजिए, मैं आपकी पसंद की ही लड़की से शादी कर लूँगा। यह सब सुन के सविता बहुत ही खुश हो जाती है और फिर कुछ ही दिन में अपने बेटे के लिए एक सुंदर लड़की ढूंढ लेती है। अरे बेटा, मेरी नज़र में एक लड़की है, वह सुंदर और सुशील है। ठीक है माँ, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा ही करना। और फिर सविता अपने बेटे की शादी मीना से करा देती है। माँ, अब तो आप खुश होगी क्योंकि तुम्हारी बहू तुम्हारे सारे कामों में हाथ बटाएगी ना। हाँ बेटा, अब तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अब बस मुझे अपने पोते की शक्ल और दिखा दे। और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर मीना को एक लड़का पैदा हो जाता है। मीना का लड़का बड़ा हो जाता है। दादी दादी, मुझे तुम एक कहानी सुना दो ना। दादी, मुझे कहानी सुनाओगी? ठीक है बेटा, मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। और सविता अपने पोते के साथ बहुत ही ज्यादा खुश रहती है। दूसरी तरफ मीना अपने पति माधव से कहती है, अरे माधव, अब हमें शहर चला जाना चाहिए क्योंकि चिंटू बेटा भी बड़ा हो गया है। क्यों मीना, तुम्हें यहाँ कोई दिक्कत है क्या? और यहाँ पर तो मेरे माँ बाप भी रहते हैं, जिससे मैं उनकी यहाँ पर रह के देखभाल कर सकता हूँ। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर चिंटू बेटा का क्या? उसे हमें शहर में ले जाकर बढ़िया से स्कूल में पढ़ाना चाहिए, जिससे वह बहुत ही बड़ा आदमी बन जाए। हाँ मीना, कह तो तुम ठीक ही रही हो, पर मेरे माँ बापों की क्या, कौन देखभाल करेगा? अरे, हम हर रविवार और शनिवार इन लोगों से मिलने के लिए गांव आ जाया करेंगे। ठीक है मीना, मैं इस बारे में माँ और पिताजी से बात करके देखता हूँ। इतना सुन के माधव अपने माँ पिताजी के पास चला जाता है। माँ पिताजी, मैं आप दोनों से एक जरूरी बात करने के लिए आया हूँ। हाँ माधव बेटा, बोलो क्या बात है? माँ, मैंने और मीना ने सोचा है अब से हम शहर जाकर रहेंगे। और माँ, चिंटू बेटा भी बड़ा हो गया है और मैं भी अब शहर और गांव के चक्कर नहीं काट सकता हूँ। अरे सविता, माधव ठीक ही तो कह रहा है, उसका चिंटू बेटा भी तो बड़ा हो गया है और अब उसके पास भी अपने बच्चे की जिम्मेदारियां हैं। और फिर सुबह होते ही माधव अपने परिवार को लेकर शहर को चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे क्या हुआ है सविता, तुम बड़ी उदास नजर आ रही हो। अरे मुझे तो चिंटू और माधव की बड़ी याद आ रही है। अरे अब मुझे लगता है माधव के साथ ही शहर में हम दोनों को रहना चाहिए। अरे सविता, तुम ठीक कह रही हो, अब मुझसे भी खेती का काम नहीं होता है। और वह ऐसा सोचकर अगले सुबह ही शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। अरे माँ बापूजी, आप यहाँ? पिताजी मुझे बता देते, मैं आपको लेने के लिए आ जाता। अरे बेटा, मुझे तेरी और चिंटू की बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी, इसलिए बेटा हम तुम्हारे पास शहर चले आए। ठीक है माँ पिताजी, आप अब आराम कर लीजिए, थक गए होंगे। और ऐसा कहकर माधव अपने काम के लिए निकल जाता है। और फिर शाम हो जाती है। अरे माधव, तुम्हारे माँ बाप यहाँ बिगर बताए क्यों आए हैं?
फिर माधव कहता है, अरे तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? उन्हें मेरी और चिंटू की बहुत ज्यादा याद आ रही थी, इसलिए वह लोग हम दोनों से मिलने के लिए शहर आ गए हैं। माधव, पर मेरा काम तो बढ़ गया है ना। और मीना गुस्सा होकर वहाँ से पैर पटकती हुई चली जाती है। और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी वहाँ चिंटू आ जाता है। दादी दादी मुझे कहानी सुनाओ ना। और सविता फिर चिंटू को कहानी सुनाने के लिए लग जाती है। दूसरी तरफ मीना माधव से कहने लगती है, अरे माधव, तुम तो कह रहे थे माँ पिताजी बस कुछ दिन के लिए रहने के लिए आए हैं यहाँ पर। माधव, मुझे तो लगता है ये जीवन भर हमारे साथ ही यहीं पर रहेंगे। हाँ तो क्या हुआ, ये है उनका भी तो घर है। नहीं माधव, वह उनका घर कैसे है? ये तो हमारे कमाए हुए पैसों का घर है। अरे मीना, पर मैं इन लोगों की वजह से ही तो पैसे कमा पा रहा हूँ। वो कैसे माधव? अगर मेरे माँ बाप मुझे पढ़ा लिखा कर यहाँ तक नहीं पहुँचाते तो आज मैं खेती ही तो करता गाँव में। अरे माधव, तुम पे तो खाली बातें बनानी ही आती हैं। अपने माँ बापों से पूछो कितने दिन में यहाँ से गाँव को जाएंगे। और यह सुनकर माधव अपने माँ बापूजी के पास चला जाता है। पिताजी, इस बार अपनी खेती का क्या हाल है और अपने खेतों का कौन ध्यान रख रहा है? अरे बेटा, इस साल मैंने कोई भी फसल नहीं उगाई है और अब मुझसे कोई भी खेती बाड़ी का काम नहीं होता है, इसलिए बेटा अब हम तुम्हारे साथ ही रहने के लिए आ गए हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? अरे नहीं नहीं पिताजी, कोई दिक्कत क्यों होगी, और यह तो मुझसे पहले आप दोनों का घर है। इतना कहकर माधव मीना के पास चला जाता है। अरे क्या कहा है उन लोगों ने? और यहाँ पर अब कितने दिन और रुकेंगे? अब वो यही रहेंगे क्योंकि अब उनकी उम्र हो चुकी है। और यह बात सही भी है, वह मेरे साथ नहीं रहेंगे तो किसके पास रहेंगे? अरे मैं कुछ नहीं जानती हूँ। अब मुझ पे उन दोनों लोगों की सेवा नहीं होती है और मैं इतने लोगों का खाना नहीं बना सकती हूँ। मैं भी थक जाती हूँ। अरे इतना खाना? वह तो 2 से 3 रोटी तो खाते हैं। जब तुमको इतनी प्रॉब्लम है मीना। अरे तुम तो घर पर रहते ही नहीं हो, मुझे पता है इस घर में कितना काम है। और मीना माधव की माँ पर फिर अत्याचार करने लगती है। अरे सासू माँ, मैंने तुमसे बोला था ना, यहाँ से सारा गार्डन साफ हो जाना चाहिए। अरे ठीक है बेटा, मैं आज ही इस सारे गार्डन को साफ कर दूंगी। और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे सविता, मुझे तो बहुत जोरों से भूख लग रही है। आज खाना नहीं मिलेगा क्या? अरे आज माधव अपने परिवार को लेके बाहर गया है ना, थोड़ी देर में आने ही वाला है और फिर आकर मीना खाना बना देगी। और फिर थोड़ी देर में ही रात हो जाती है। अरे सविता, अब तो रात हो चुकी है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो ना तुम ही। माधव का तो पता ही नहीं अपने बच्चों को लेके कब आएगा। अरे क्या पता मीना मेरे रसोई में जाने से कहीं नाराज ना हो जाए। और आज हम एक काम करते हैं, हम दोनों भूखे ही सो जाते हैं। अरे सविता, इससे अच्छे तो हम गांव में ही थे, कम से कम टाइम पे खाना तो खा लिया करते थे और समय पे सो भी जाया करते थे। और फिर थोड़ी देर में माधव अपने परिवार को लेकर घर आ जाता है। अरे मीना बेटा, आज तुम खाना बनाकर नहीं गई थी क्या? मैं क्यों बनाती, आज तो हम वैसे भी बाहर खाना खा के आए हैं। पर बेटा हम दोनों का क्या, आज तेरे ससुर जी बिगर खाना खाए ही सोए हैं। हाँ तो क्या हुआ, एक दिन नहीं खाओगे तो मर थोड़ी नहीं जाओगे। और तुम्हें इतनी ही भूख लग रही तो तुमने खुद क्यों नहीं बना लिया खाना? और ऐसा कहकर मीना वहाँ से पैर पटकती हुई चली जाती है। अगले दिन। क्या हुआ है माँ, कल रात आप सही तरीके से नहीं सोई हो क्या? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। कल शाम से हम लोगों ने खाना ही नहीं खाया है और आज शाम को तू आते वक्त हमको कुछ लेता आइयो। ठीक है माँ, आते वक्त मैं आप दोनों के लिए कुछ खाने के लिए लेता आऊँगा। और यह सुनकर माधव मीना के पास चला जाता है।
अरे मीना, कल रात तुम मेरे माँ बापूजी के लिए खाना बनाकर नहीं गई थी क्या? कल वह दोनों इस कारण भूखे ही सो गए। लो, भर दिए ना कान तुम्हारी माँ ने। अब इन दोनों को तुम ले जाकर वृद्धाश्रम छोड़ आओ, और मुझसे नहीं होती है अब उन दोनों की सेवा। और यह सुनकर माधव अंदर ही अंदर सोचता है, अब मुझे मीना को सबक सिखाना ही होगा। और वह फिर अपने ससुराल चला जाता है। अरे माधव बेटा, क्या बात है? सब घर पे ठीक तो हैं? नहीं, मैं आपसे मीना के बारे में ही बात करने के लिए आया हूँ। और माधव उन्हें सारी बात बता देता है। ठीक है बेटा, जैसा तुमने कहा है हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे, जिससे मीना सुधर जाए। और फिर अगले दिन ही मीना के पास एक खबर आती है। उसके माँ बापों को उसके भाई ने वृद्धाश्रम भेज दिया है। और यह सुनकर मीना अपने घर पहुंच जाती है। अरे भैया, मैं ये क्या सुन रही हूँ? तुमने अपने माँ बापों को वृद्धाश्रम छोड़ दिया है? हाँ, तुमने सही सुना। अब मेरी पत्नी से उनकी सेवा नहीं होती है, इसलिए हम दोनों ने यह फैसला लिया है। ये तुम क्या कह रहे हो? आज उन्हीं माँ बापों की वजह से तुम इतने बड़े आदमी बन गए हो। हाँ हाँ, पर तुम मुझे यह सीख क्यों दे रही हो? तुमने भी तो परेशान होकर अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम छोड़ने का फैसला लिया है। और यह सुनकर मीना को एहसास हो जाता है वह अपने सास ससुर के साथ कितना गलत कर रही थी। और मीना अपने घर जाकर अपनी सासू माँ से माफ़ी मांग लेती है।